सिक्योरिटी काउंसिल। देखिए सिक्योरिटी काउंसिल की सबसे पहले बात कर लेते हैं कि ये मेन प्रिंसिपल ऑर्गन है। ठीक है, इसका कंपोजिशन क्या है। इसमें टोटल 15 मेंबर होते हैं सिक्योरिटी काउंसिल में, जिसमें से 5 परमानेंट मेंबर होते हैं, 10 नॉन परमानेंट मेंबर होते हैं जो 2 साल के लिए चुने जाते हैं। परमानेंट मेंबर आपको पता है चाइना, रशिया, अमेरिका, फ्रांस और ब्रिटेन, ये 5 परमानेंट मेंबर हैं। अब जो नॉन परमानेंट मेंबर है या फिर परमानेंट मेंबर है, इन सबके पास एक वोट होता है। ठीक है, अब देखिए इसमें एक क्वेश्चन पूछा जाता है, नीड फॉर एनलार्जमेंट ऑफ सिक्योरिटी काउंसिल। कब कब जरूरत पड़ी कि सिक्योरिटी काउंसिल की जो मेंबर्स की संख्या है उसको बढ़ाया जाए। सबसे पहले 1965 से पहले की बात करें तो सिक्योरिटी काउंसिल में मेंबर्स की संख्या जो है 11 ही हुआ करती थी, बट फिर इसको बढ़ाकर 15 कर दिया गया। फिर सोचा गया कि इसकी संख्या को बढ़ा के 15 से 25 कर दिया जाए। ठीक है, और मेंबर्स जो परमानेंट मेंबर है उनको 10 परमानेंट मेंबर कर दिया जाए, बट अभी तक ऐसा कोई प्रस्ताव पारित किए गए। परमानेंट जो पहले परमानेंट मेंबर थे उन्होंने प्रपोजल रखा 16 मेंबर्स की यूएन पैनल के सामने, एक प्रपोजल रखा 2004 में कि हम ये ऐसा कर सकते हैं कि जो 5 परमानेंट मेंबर हैं उनके साथ 6 न्यू मेंबर्स को जोड़ दें, यानी कि 11 प्लस 6 और कर दें, तो वो है 6, हाँ 11 हो जाएंगे, मतलब 5 प्लस 6 11 परमानेंट मेंबर बना देते हैं जो अलग अलग एरियाज को रिप्रेजेंट करेंगे। जैसे 2 एशिया से आ गए, 2 अफ्रीका से आ गए, एक यूरोप से आ गया, एक अमेरिकन कॉन्टिनेंट से आ गया, लेकिन उनके पास वीटो पावर नहीं होगी, ये बोला गया। तो और 2 मोर नॉन परमानेंट मेंबर्स को भी हम रख सकते हैं। लेकिन इनका सेकंड प्रपोजल कहता था कि हम जो है 5 जो परमानेंट मेंबर हैं उनकी जगह 8 नए परमानेंट मेंबर्स, उनके साथ साथ 8 नए परमानेंट मेंबर्स को जोड़ सकते हैं जो 4 साल का टर्म होगा विदाउट वीटो। ये जो है जो न्यू मेंबर्स हैं उनका, ये जो न्यू मेंबरशिप है उनकी रिन्यूअल होती रहेगी, हम उसको ये ऑप्शन भी देंगे। ठीक है, लेकिन ये दोनों प्रपोजल जो है खारिज हो गए। ठीक है, दोनों प्रपोजल्स को नहीं माना गया। इंडिया को भी ये ऑफर दिया गया था कि क्या आप जो सिक्योरिटी काउंसिल में विदाउट वीटो जो है सीट एक्सेप्ट करेंगे एज अ परमानेंट मेंबर, तो इंडिया ने ये जो है मना कर दिया था बिना वीटो के परमानेंट मेंबरशिप लेने से। अब इसकी वोटिंग राइट्स की बात कर लेते हैं कि वोटिंग राइट क्या है। तो हर जो मेंबर है सिक्योरिटी काउंसिल का उसके पास एक वोट होगा। ठीक है, अगर हम प्रोसीजरल मैटर की बात करें, डिसीजन अगर किसी प्रोसीजरल मैटर पे हो रहा है तो 9 मेंबर्स की 15 में से 9 मेंबर की मेजोरिटी होना ज़रूरी है। डिसीजन अगर इम्पोर्टेंट और सब्सटेंशियल मैटर पे हो रहा है तो 9 मेंबर्स की साथ साथ 5 परमानेंट मेंबर्स की अफर्मेटिव वोट की भी ज़रूरत होगी यहाँ पर। और अगर उन 5 परमानेंट मेंबर्स ने एक ने भी नेगेटिव वोट दे दिया तो वो जो है डिसीजन जो है आगे नहीं बढ़ेगा या फिर वो आगे पारित नहीं होगा। अब यहाँ पर डबल वीटो की भी बात होती है कई बार। तो डबल वीटो क्या है, तो पहला वोट इसलिए होता है कि अगर मान लो कोई मैटर आपके सामने आया है, आर्टिकल 27 डबल वीटो की बात करता है, कोई मैटर आपके सामने आया है, उस मैटर को ये डिसाइड कर नहीं कर पा रहे हैं कि ये प्रोसीजरल मैटर के अंडर रखें या सब्सटेंटिव मैटर के अंडर रखें, तो पहली वोटिंग तो इसी बात पे होगी कि वो प्रोसीजरल है या सब्सटेंटिव है। एक बार ये डिसाइड हो गया कि वो मैटर प्रोसीजरल सब्सटेंटिव है, फिर उस मैटर के ऊपर वोटिंग होगी कि इस मैटर पर क्या फैसला लिया जाना चाहिए। तो इस तरीके से 2-2 बार वोट देने का जो काम है हो जाता है, इसको डबल वीटो कहते हैं। फिर उसके बाद आते हैं इसके पावर्स और फंक्शंस की बात कि क्या क्या पावर है फंक्शन है इसके पास। तो जो पावर और फंक्शन है वो 4 हेड में बांटे गए हैं। सबसे पहले मेंटेनेंस ऑफ इंटरनेशनल पीस एंड सिक्योरिटी, इलेक्टिव फंक्शन, सुपरवाइजरी फंक्शन और कॉन्स्टिट्यूएंट फंक्शन। मेंटेनेंस ऑफ इंटरनेशनल पीस एंड सिक्योरिटी ये इसके सबसे महत्वपूर्ण फंक्शंस में से आता है और ये इसकी प्राइमरी रिस्पॉन्सिबिलिटी माना जाता है कि सिक्योरिटी काउंसिल का ये फर्ज है कि आप जो पीस और सिक्योरिटी है उसको मेंटेन रखिए दुनिया में। ठीक है, देन उसके बाद आता है इलेक्टिव फंक्शन। इलेक्टिव फंक्शन भी करता है सिक्योरिटी काउंसिल, जैसे सिक्योरिटी काउंसिल और जनरल असेंबली सेपरेटली इलेक्ट करते हैं जजेस को, इंटरनेशनल कोर्ट ऑफ जस्टिस के जजेस को, तो यहाँ पर कुछ इलेक्टिव फंक्शन भी मिल जाते हैं। ठीक है, सिक्योरिटी काउंसिल को वैसे जनरल असेंबली ही इलेक्शन करवाता है, बट यहाँ पर जब बात आती है इंटरनेशनल कोर्ट ऑफ जस्टिस के जजेस की तो ये यहाँ पर जो है इलेक्शन भी करवाता है सिक्योरिटी काउंसिल। सिक्योरिटी काउंसिल सेक्रेटरी जनरल, यूनाइटेड नेशन का जब सेक्रेटरी जनरल चुना जाता है उसकी अपॉइंटमेंट के लिए भी रिकमेंड करता है।
ये इसके हो गए इलेक्टिव फंक्शन। फिर आते हैं इसके सुपरवाइजरी फंक्शन। तो जो सिक्योरिटी काउंसिल है सुपरवाइजरी फंक्शन भी परफॉर्म करती है, ठीक है। सुपरवाइजरी फंक्शन जो है जनरल असेंबली से कम है, इसके नैरो हैं, बट ये फिर भी परफॉर्म थोड़े बहुत तो करती है, लेकिन वो बहुत इंपॉर्टेंट फंक्शन है। तो जो इसका फंक्शन है, द सिक्योरिटी काउंसिल इज रिस्पॉन्सिबल फॉर कंट्रोल एंड सुपरविजन ऑफ स्ट्रेटेजिक एरिया ऑफ ट्रस्ट टेरिटरीज एंड अंडर ट्रस्टीशिप सिस्टम ऑफ यूनाइटेड नेशन। तो ये इसके सुपरवाइजरी फंक्शंस में से आ जाता है कि ये किसी भी मेंबर के एक्सपल्शन और सस्पेंशन को भी सुपरवाइज करती है, उसके इंपॉर्टेंट फंक्शन में आता है। और दूसरा ट्रस्टीशिप जो सिस्टम है उनमें ट्रस्ट टेरिटरीज को भी ये स्ट्रेटेजिक एरिया का भी सुपरविजन और कंट्रोल करती है। इसका चौथा फंक्शन है कॉन्स्टिट्यूएंट फंक्शन। कॉन्स्टिट्यूएंट फंक्शन 108 में दिया हुआ है। कॉन्स्टिट्यूएंट फंक्शन जिसके कॉन्स्टिट्यूएंट फंक्शंस में क्या आता है कि अगर यूएन के चार्टर में कोई भी अमेंडमेंट होता है तो जनरल असेंबली इसमें 2/3 मेजॉरिटी से उस अमेंडमेंट को करवा तो देती है, लेकिन उसको रेटिफाई हमेशा सिक्योरिटी काउंसिल करती है। तो बिना सिक्योरिटी काउंसिल के रेटिफाई किए वो जो अमेंडमेंट है वो पारित नहीं होगा। ये एक इसका मेन इंपॉर्टेंट फंक्शन है। अब सिक्योरिटी काउंसिल की जो सबसे बड़ी लिमिटेशन मानी जाती है वो मानी जाती है इसकी वीटो पावर, जो भी 5 परमानेंट मेंबर के पास है कि कोई भी फैसला जो सिक्योरिटी काउंसिल में लिया जाएगा, अगर किसी एक परमानेंट मेंबर ने वीटो लगा दिया तो फैसला आगे नहीं बढ़ेगा। ये इसकी एक लिमिटेशन की तरह देखा जाता है। अब इसमें दूसरा क्वेश्चन पूछा जाता है कि क्या सिक्योरिटी काउंसिल में जो रेजोल्यूशन पास होते हैं क्या वो बाइंडिंग नेचर के होते हैं। तो आर्टिकल 27 बोलता है कि जो भी रेजोल्यूशन सिक्योरिटी काउंसिल में पारित होंगे वो उसके मेंबर्स पे ज़रूर बाइंडिंग होंगे, ठीक है। जितने भी मेंबर हैं यूनाइटेड नेशन के उनको एग्री और एक्सेप्ट करना पड़ेगा और सिक्योरिटी काउंसिल के डिसीजंस को मानना पड़ेगा इस प्रेजेंट चार्टर के अकॉर्डिंग।